हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम वैद्युत धारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत बेसिक्स तरीके से वैद्युत धारा से रिलेटेड हर बिंदु पर नजर रखते हुए आपको एक एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे। तो थोड़ा समय हमारी वीडियो को इंटरेस्ट के साथ में दीजिएगा और देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम वैद्युत धारा, उसके मात्रक, वैद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चाएं कर चुके हैं। अब हम इस वाली वीडियो में इस बात से शुरुआत करना चाहेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास में तीन तरह के पदार्थ होते हैं। पहला ठोस पदार्थ, दूसरा द्रव पदार्थ, तीसरा गैस पदार्थ। मतलब जो द्रव पदार्थ होते हैं उनमें यदि वैद्युत जो आवेश का स्थानांतरण करते हैं, जो वैद्युत धारा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो वो स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। दूसरी बात, गैसों में जो आवेशों का स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है, और द्रवों में जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है। अर्थात हम तीनों प्रकार के पदार्थों में आवेशों के स्थानांतरण के बारे में इस वीडियो में बातें बताएंगे कि एक्चुअल में वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिनके द्वारा तीनों प्रकार के पदार्थों में वैद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले जो आवेश होता है उसका स्थानांतरण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अगर वैद्युत मतलब जो वैद्युत आवेश का स्थानांतरण होता है, तो आप ये कह सकते हैं आवेशों का स्थानांतरण। आवेश किसे कह सकते हैं? जिन पदार्थों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब या तो पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी या फिर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, तो ऐसे पदार्थों को हम आवेशित पदार्थ कहते हैं। और आवेश का अगर बात करें तो आवेश प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, आवेश इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पर एक पर माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, जबकि दूसरे प्रोटॉन जो होते हैं उन पर जो आवेश होता है वो प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो एक्चुअल में जब हमें आवेश को स्थानांतरित करना है, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो उसी वाली प्रक्रिया को हम आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आवेश का स्थानांतरण कहलाता है। ये आवेश का स्थानांतरण ठोसों में किस प्रकार से होता है, द्रवों में किस प्रकार से होता है, गैसों में किस प्रकार से होता है, बस यही चीज आपके समझने की है। तो देखिएगा, आवेशों का स्थानांतरण की बात करें तो आप ये आसानी से बोल सकते हैं आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया आवेश का स्थानांतरण कहलाती है। मतलब यदि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो इसी प्रक्रिया को हम आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। मतलब अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, चाहे वो प्लस आवेश है चाहे वो माइनस आवेश है, तो इसी प्रक्रिया को हम आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। अब एक बात सोचिएगा,
जो ठोसों में स्थानांतरण होता है, मतलब ठोस पदार्थों में आवेश का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे वैद्युत चालन कहते हैं। मतलब ठोस पदार्थों में आवेश का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसको हम वैद्युत चालन कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझने का है। जैसे कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत चालन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल डेफिनेशन में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं या सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि ठोसों में आवेशों का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखने वाला है, द्रवों में आवेश का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है द्रवों में आवेश का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। मतलब आपसे कोई पूछे वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो जनरली आप बता सकते हैं कि द्रवों में जिस प्रक्रिया द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है उसी को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठोसों में आप जाहिर सी बात कह सकते हैं वैद्युत चालन, द्रवों में आप जाहिर सी बात कह सकते हैं वैद्युत अपघटन। अब लास्ट रह गया गैस। गैस एक लड़की है, इसको पीछे ही लेके चलिएगा, अन्यथा आगे अगर आपने डाल दी ना तो दिक्कत आ जाएगी। तो गैसों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो गैस की अगर बात करते हैं, गैसों में आवेश का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे वैद्युत विसर्जन कहते हैं। कहने का मतलब ठोसों में आवेशों का स्थानांतरण वैद्युत चालन, द्रवों में आवेश का स्थानांतरण वैद्युत अपघटन, गैसों में आवेश का स्थानांतरण मतलब वैद्युत विसर्जन। अब तो नए ट्रेंड में एक नई बात भी चल रही है। देखो हर चीज का नाम बदल जाता है, मतलब प्रक्रिया एक ही है। मतलब आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो इसका मतलब प्रक्रिया तो एक ही है। मतलब आवेश का स्थानांतरण मतलब प्रक्रिया एक ही, परंतु जब वो ठोसों में होती है तो उसको वैद्युत चालन कहते हैं, अगर वो द्रवों में होती है तो उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं, और यदि वो गैसों में होती है तो उसको वैद्युत विसर्जन कहते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो भाई जनरल अभी ट्रेंड भी तो चल रहा है नई बात का कि हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। मतलब हर जब कुत्ते का नाम बदल सकता है मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, उसी प्रकार से आवेशों का स्थानांतरण नए नए पदार्थों में प्रक्रियाओं द्वारा होता है और उन प्रक्रियाओं का ही नाम बदल जाता है। कहने का मतलब अगर ठोसों में आवेश का स्थानांतरण होगा तो इसको वैद्युत चालन कहेंगे, द्रवों में आवेश का स्थानांतरण होगा तो वैद्युत अपघटन कहेंगे, और यदि गैसों में आवेश का स्थानांतरण होगा तो उसको वैद्युत विसर्जन कहते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति मतलब रैंडम मोशन। रैंडम मोशन किसे कहते हैं? जैसे अगर कोई हमसे ये कहे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति से आप क्या समझते हैं, तो यादृच्छिक गति का मतलब होता है, जनरली आप ये जानते हैं कि कोई भी जो धातु होती है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। मतलब परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जिनसे कोई धातु मिलकर बनी होती है या कोई पदार्थ मिलकर बना होता है। मतलब एक पदार्थ में बहुत सारे परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास में यदि उस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, उस धातु में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उस धातु में चलते हैं और जब वो चलते हैं तो वो परमाणुओं से टकराते हैं। जब वो परमाणुओं से टकराते हैं तो टकराने के बाद वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और यही टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक ऐसा घर जिसमें पापा ड्यूटी चले जाते हैं तो बहन भैया एक टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। मतलब कमरे में जब बैठ जाते हैं तो एक दूसरे को खूब गुच्चम गुच्चा करते हैं और यही उनकी, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है। मम्मी खाना पका रही होती, मम्मी आवाज देती हैं, लाला कहाँ भाग रहे हो, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता है और सब टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और यही गति क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। क्योंकि मम्मी का पारा उस टाइम पर नॉर्मल रहता है। अगर उसी जगह पर पापा होते तो पारा ज्यादा बढ़ जाता। जब पारा ज्यादा बढ़ जाता तो जाहिर सी बात है कि वो टेढ़ी मेढ़ी गति बिल्कुल सीधी गति में कन्वर्ट हो जाती। उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई धातु है और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अगर धातु का सामान्य ताप मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य दाब मतलब नॉर्मल प्रेशर अगर रखा जाता है तो उसके में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और इसी गति को हम कह सकते हैं यादृच्छिक गति। क्लियर बात हो गई ना टॉपिक? तो आप एक बात समझ लीजिएगा, धातुओं में सामान्य ताप व दाब पर मुक्त इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी या अनियंत्रित गति करते हैं। कब करते हैं? आपस में टकराकर। यही गति, यही अनियंत्रित गति यादृच्छिक गति कहलाती है। आप ये कह सकते हैं धातुओं में सामान्य ताप व दाब पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, मतलब एक अनियंत्रित गति करते हैं और यही गति क्या कहलाती है? यही गति यादृच्छिक गति कहलाती है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। मतलब यदि हमारे पास में ये एक धातु है और धातु में ये मान लीजिएगा प्रोटॉन्स उपस्थित हैं, या मतलब आप कह सकते हैं ये परमाणु उपस्थित हैं, प्रोटॉन्स तो नहीं बोल सकते हैं। जब इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिएगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। जब ये भागते हैं तो कभी इससे टकराते हैं, कभी इससे टकराते हैं, कभी इससे टकराते हैं, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे, ऐसी टकरा टकरा कर ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और यही गति क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं धातु में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धातु में उपस्थित अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से या फिर उसमें उपस्थित परमाणुओं से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और यही अनियंत्रित टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। परंतु दोबारा से उसी उदाहरण पर चलते हैं। जब
टेढ़ी मेढ़ी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो उसके दौरान, अगर उसी दौरान घर में जैसे ही पापा जी की एंट्री होती है, पापा जी की जैसी एंट्री होती है, तो वही इलेक्ट्रॉन या मतलब वही बच्चे एक सरल रेखा में सीधे सीधे करके निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे पास में कोई धातु है, धातु में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, तो उस धातु के दोनों सिरों पर, मतलब दोनों सिरों से होते हुए उनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका एक सिरा तो पॉजिटिव बन जाता है और एक सिरा नेगेटिव बन जाता है, जिसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनस से प्लस की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं और इसी कारण उनकी एक सीधी गति हो जाती है और इसी गति को कहते हैं हम, जो मतलब सीधी एक रेखा में गति कर रहे हैं, इसी गति को हम कहते हैं अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन या अपवाह वेग। बड़े आराम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि जब हमारे पास में कोई धातु है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, यदि उस धातु के दोनों सिरों पर, उन दोनों सिरों के बीच में यदि कोई हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं तो क्या होता है, उसका एक सिरा प्लस हो जाता है और उसका एक सिरा माइनस हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। बस इसी कारण उनको एक गति मिल जाती है, मतलब एक सीधी दिशा मिल जाती है और उनकी यही गति क्या कहलाती है, अपवाह या बोलिएगा, अपवाह या अनुगमन गति कहलाती है। सिंपल ना। तो चलते हैं, देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करते हैं। यही गति अपवाह या अनुगमन गति कहलाती है। इसे v सफिक्स में d मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी bd से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यदि धातु के सिरों के मध्य में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति न प्राप्त करके वो एक सरल रेखा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं और उनकी एक सरल रेखा में गति ही क्या कहलाती है, अपवाह या अनुगमन गति कहलाती है या अनुगमन वेग कहलाता है। इसे हम BD से प्रदर्शित करते हैं। तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसी प्रकार से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
जैसे मान लीजिएगा ये एक चालक तार है, मतलब एक चालक पदार्थ है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इस दोनों के सिरों के मध्य में आपने एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। जब आप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं तो ये सिरा माइनस और ये सिरा मान लीजिएगा प्लस हो जाता है। ये एक वैद्युत क्षेत्र है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इस दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की गति, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका इस दिशा में। जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाता है तो जैसा कि आप जानते हो जिधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि वैद्युत धारा इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ हो जाती है। ये आई है, ये इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ हो जाती है। यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो वीडी है मतलब अनुगमन वेग, जब हम किसी भी चालक के दोनों सिरों पर एक बैटरी जोड़ देते हैं, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, तो चालक का एक सिरा प्लस हो जाता है और एक सिरा माइनस हो जाता है, जिसके कारण चालक में एक सीधी गति होने लग जाती है। अब वो चालक में इलेक्ट्रॉनों की जो सीधी गति होती है उसकी विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो बड़ा सिंपल सा है, यहां तक आपको समझ में भी आया होगा। तो आई होप पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो आपको अगर कोई पूछे कि बीडी क्या होता है तो आप ये कह सकते हैं इनकी गति ही बीडी कहलाती है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग। तो यहां तक का आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ नोट पॉइंट समझते हैं, इसके लिए इसको मैं रफ कर देता हूं। धातुओं के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कोई भी धातु है, उस धातुओं के अंदर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों से, मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है उनके अंदर, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं धातुओं के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये समझ सकते हैं, अगर सामान्य ताप और दाब पर देखा जाए तो जो हमारे पास में कोई भी धातु होती है उसमें लगभग 10⁻⁻⁹ प्रति मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर सामान्य ताप व दाब पर धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻⁻⁹ प्रति मीटर क्यूब होती है। मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में अगर कोई धातु का चालक है और उसके 1 मीटर क्यूब आयतन में ऐसा माना जाता है कि 10⁻⁻⁹ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और है, जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है उनकी चालकता ज्यादा होती है। कहने का मतलब जो किसी भी धातु की अगर चालकता की बात करी जाए तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उस धातु की चालकता निर्भर करती है। तो आप ये नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, धातु की चालकता
धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो धातु की चालकता होती है, मतलब उसमें कितना वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, मतलब उसमें कितनी ज्यादा से ज्यादा वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो वो सिर्फ निर्भर करती है कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो चांदी में होती है। इसका मतलब, इसका यही कारण इसीलिए होता है कि चांदी की जो चालकता होती है वो सभी धातुओं में सबसे ज्यादा होती है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि ज्यादा होगी किसी धातु में तो उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी किसी धातु में तो उस धातु की चालकता उतनी ही कम होगी। तो आप ये कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चांदी में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो चांदी में सबसे ज्यादा होती है, और यही वजह होती है कि चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। मतलब सबसे ज्यादा करंट अगर पासिस होता है तो वो चांदी में से होता है। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुक्त पथ। एक्चुअल में मुक्त पथ किसे कहते हैं, बड़ा प्यारा सा टॉपिक का नाम है और उसी प्रकार से प्यारी सी उसकी डेफिनेशन है। जैसे कोई पूछे हमें मुक्त पथ किसे कहते हैं, मुक्त पथ। मुक्त पथ का मतलब क्या होता है, मुक्त पथ का मतलब होता है कि जो हमारे पास में कोई भी, जैसे हमारे पास में जब हम वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहे हैं तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्रमागत दो टक्करों के बीच, मतलब एक टक्कर फिर उसके बाद में दूसरी टक्कर, पहली टक्कर फिर उसके बाद में दूसरी टक्कर। दोबारा समझिएगा, अगर किसी चालक के पास में दो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं चालक में, और जब तक उसमें वैद्युत क्षेत्र हमने नहीं लगाया है, मतलब उसके सिरों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, तो एक जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन पे टक्कर मारे और उसके बाद में पुनः एक पर टक्कर मारे, तो उस दोनों टक्करों मतलब लगातार दोनों टक्करों के बीच में जितना पथ कवर किया जाता है उसी को हम कहते हैं मुक्त पथ। क्लियर बात हो गई कि नहीं? तो आप ये कह सकते हैं यादृच्छिक गति दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्रमागत दो टक्करों के बीच तय किया गया कुल पथ मुक्त पथ कहलाता है। मुक्त पथ कहलाता है। मतलब यादृच्छिक गति के दौरान यदि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार दो टक्कर मारता है तो उसके दौरान वो कितना पथ तय करता है, वही उसका मुक्त पथ कहलाता है। आप आई होप यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आया है। मेरे पास में जितना हो सका वो मैंने आपको दे दिया।
कहने का मतलब ये है कि नई वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप यहाँ तक का प्रिपेयर कर लेना। मेरे भाइयों, मेहनत से पढ़िएगा। जो कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल सच्चे भाई की तरह जल्दी से जल्दी आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मन तन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यही पढ़ाई आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाने वाली है। तो थैंक यू।